तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक, उसके बाद जो है इसमें मतलब आज हम लोगों को फाइनली इसको खत्म कर देना है ना? नहीं करना है? हाँ सर। और आपको जो लिखने बोले वो तो लिखते ही रह गए आप। वो लिख चुके हैं, लिखते कल ही ही रह हम गए। परसों को ही लिख चुके हैं। मैं आपको बताया ना, वो उसमें पीडीएफ नहीं हो रहा है, उसका ऑप्शन ही नहीं आता है। अच्छा, टाइम जो है खत्म हो चुका होगा, इस वजह से नहीं आता है। टाइम दिए थे ना हम 5 बजे तक, ये वो लिखा रहता है उस पर। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए। जब भागलपुर आइएगा तब तो देख लिया जाएगा। तो तो स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्लियर दिख रहा है ना, या देखने में कोई परेशानी है? पहले ये बता दीजिए। नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो कोऑर्डिनेशंस हम लोगों ने जाना था कि कोऑर्डिनेशंस के पहले जब हम कोऑर्डिनेशंस पढ़ रहे थे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस पढ़े। तो कोऑर्डिनेशंस में हम लोग जाने थे कि ये जो है शुरुआत के समय में लग रहा था कि ये जो है अलग एक तरह का, ये भी एक जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मगर जाने बाद में जब पढ़े धीरे 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 तो हम लोग यह समझ पाए कि कोऑर्डिनेशन तो हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। और हाँ। जो है मतलब कि पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पड़ता है, यानी प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, और जो है कंट्रोलिंग में। इन सभी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। देन हम लोगों ने ये जाना कि जो है कोऑर्डिनेशन जो है के कई सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि यार डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन के बारे में ये समझे थे कि जो है कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज जब हम किसी एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिक ऑर्डर में पूरा करते हैं तो वहाँ पे हमें जितने भी लोगों की जरूरत पड़ती है तो उन सभी के साथ जो है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है। तभी हम सभी मिलकर अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे। ये बात जाने थे हम लोग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे, जिसके कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कि वो क्या करता था, ग्रुप एफर्ट को यूनिफाई करता था। दूसरे में फिर जो हम लोगों ने जाना कि ये यूनाइट करता है लोगों को। ठीक है। तीसरा बात हम लोगों ने जाना कोऑर्डिनेशन जो है यूनिवर्सल है, यानी परवेशिव नेचर का है। ये बात जाने थे हम लोग। फोर्थ जाने थे हम लोग क्या, फोर्थ बात क्या जाने थे, कुछ याद है? हम तो भूल गए। कोऑर्डिनेशन एंड वेरिएबल फंक्शंस। तो कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तीसरा बात। हाँ। आपने जाना फिर नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन जो है ये क्या है, परफेसिव फंक्शन है, यानी यूनिवर्सल इन नेचर है, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। पांचवी बात जो है, ये जो है कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, हर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और लास्ट जो है ये डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब स्व इच्छा के अनुसार जो है हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। अगर किसी इंसान की जो है फितरत ना हो कि हम किसी का कोऑर्डिनेट करें, मतलब कि समन्वय स्थापित करते हुए किसी काम को करें, यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि कोऑर्डिनेशन में हम लोग जो है एक टास्क पूरा होता है तो फिर हम दूसरा टास्क हम स्टार्ट करते हैं। यह भी एक कोऑर्डिनेशन को बताता है, कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं। फाइनली हम लोगों ने यह जाना इसका कंक्लूजन कि जो है कोऑर्डिनेशन तो हर फंक्शंस के मैनेजमेंट में जरूरत पड़ता है, इस वजह से इसे सेपरेट फंक्शंस नहीं कहा गया। इसे क्या कहा गया कि ये जो है इसेंस होता है मैनेजमेंट का। क्या है? इसेंस है, यानी सारांश है, यानी समरी है ना।
फाइनली। हाँ। और एक बात और जानी थी कि जो है अगर कोऑर्डिनेशन की कमी हो और कोऑपरेशन हो तो भी हम लोग जो है अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकते। यानी कोऑर्डिनेशन ना होगा तो हमारा जो भी मेहनत होगा वह बेकार होगा, बेकार हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नहीं हो और कोऑपरेशन हो तो हमने क्या जाना कि ये जो है हम लोगों के एक्टिविटीज जो है सही तरीके से पूरे नहीं होंगे तो हम लोग डिससेटिस्फाई भी होंगे। तो विदाउट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की मदद से हम किसी टास्क को फुलफिल कर सकते हैं, मान सकते हैं, मगर जो है सही तरीके से काम नहीं होगा और एफर्ट लेस हो जाएंगे। एफर्ट जो है मेरा हमारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमने यह जाना कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों जरूरी है। अगर हमें अपने मन चाहे यानी डिजायर्ड गोल्स को पाना है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोऑपरेशन करना होगा। कोऑपरेशन में हम लोग समझते हैं कि अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो सहयोग कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज important as it integrates the efforts of individuals। तो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यह क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। यानी इंटीग्रेट का मतलब होता है मदद प्रदान करना, एक साथ रखना, है ना। इंडिविजुअल्स में भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स में भी और स्पेशलिस्ट्स में। हम लोगों ने यह भी जाना था कल कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि जितने भी मैनेजमेंट में फंक्शंस है, यानी कहने का मतलब है सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन वह थ्रेड है जिस कैसा थ्रेड है, जैसे कि गार्लैंड में थ्रेड होता है, माला में हम लोग थ्रेड देखते हैं और सभी मोती जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वह कोऑर्डिनेशन का काम होता है मैनेजमेंट में। मतलब कि सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को वह क्या करता है, बांधे रखता है कोऑर्डिनेशन। This is primary reasons for coordination in the is that department and individuals in the organizations are interdependent। तो ये बातें हम लोगों ने कल भी जानी थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यह पहला रीजन है कि कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स को क्या करता है, बांध कर रखता है। और यह दोनों इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और डिपार्टमेंट जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो इंडिविजुअल्स किसके लिए काम करेगा, और इंडिविजुअल्स ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम, है ना। इस वजह से हमने समझा कि यह दोनों ही पार्ट जो है, दोनों ही टर्म जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। ये डिपार्टमेंट में हमने पांचों फंक्शंस को रखा है। पॉस डीसी भी कह सकते हैं। पॉस डीसी का मतलब क्या होगी आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। अब अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन दिया गया है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन को क्या समझा और वह उन्होंने अपने अनुसार जो है डेफिनेशन तैयार किया। कि देखिए, याद करना है, कम से कम एक दो राइटर्स का तो जरूर याद रखना है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन का एक जनरल डेफिनेशन और दूसरा एक दो राइटर का डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो आप देख रही हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन is balancing and keeping together the team
तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम में बैलेंस मेंटेन करता है, टीम को एक साथ रखता है, ठीक है ना। टीम में यानी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशंस में बैलेंस बनाए रखता है। अगर इसी कोऑर्डिनेशंस में हमने यह जाना था कि सही लोग जो है सही समय पर काम को पूरा करते हुए देंगे। अगर कोई एक गड़बड़ी हो जाएगी तो गड़बड़ी किसी काम में तभी हो सकती है जब हम वहां पे राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठा, ठीक है। सही नहीं बैठता है कहने का मतलब आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं और लिखा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम जैसे यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं समझिए और लिखा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी और मेरा जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। समझ पा रही है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम लिख कुछ रहे हैं और अपना नाम ही लिख रहे हैं एक तरह से, और हम बोल रहे हैं काफी देर पहले या बाद में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लिखने में और जो है बोलने में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया। बात समझ पा रही है। तो कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कोऑर्डिनेशन से क्या होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कोऑर्डिनेशन खराब हो गया हमारे बीच में, तो कोऑर्डिनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होंगे, तो हलचल सी मच जाएगी, यानी कहने का मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सही कोऑर्डिनेशन बैलेंस मेंटेन करता है, साथ ही साथ टीम को एक धागे में बांध करके रखता है, यानी एक साथ रखता है। और यहाँ पे धागे में बांधने का पर्पस क्या है, क्योंकि उसे जो है क्या करने, अपने लक्ष्य को पाना है, यानी गोल को अचीव करना है ना। बात समझ पा रही है। By ensuring suitable allocations में हम लोगों ने जाना था allocations का इकोनॉमिक का टर्म है, यही है। एलोकेशन का मतलब जो है हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक जगह पर लोकेट करते हैं, मतलब इकट्ठा करना, इसी को एलोकेशंस कहा जाता है। तो एलोकेशंस ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स एंड एलोकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया कि हमें कौन कौन से काम कौन से एक्टिविटीज को करने हैं और उसे वेरियस मेंबर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो एक्टिविटीज आ जाता है, पहले आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपके पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं उसे सही मात्रा में जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उन्हें पैकेजिंग वाला सारा सामान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत एलोकेशन हो गया, है ना। And seeing that the tasks are performed with harmony among the member themselves, तो और वे जो है अपने अनुसार उस काम को करेंगे। ये किनके द्वारा डेफिनेशंस दिया गया है, तो EFL बेक के द्वारा। अब दूसरा देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डरली पैटर्न्स को डेवलप करते हैं, और किसके पैटर्न को, ग्रुप एफर्ट्स के पैटर्न को वह डेवलप कर पाते हैं, और उन डेवलप किए पैटर्न्स को सबऑर्डिनेट्स के साथ और पूरी सिक्योर यूनिटी के साथ जो है अंजाम देते हैं, ठीक है। सभी को जोड़ने का ही काम है, ये भी वही कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने क्या जानी कि कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग का मतलब होता है एक साथ करना, बांध करके ही रखना, एक तरह से हो गया। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ, किसका एफर्ट्स,
तो सब ऑर्डिनेट्स जो हमारे नीचे जो काम कर रहे होंगे उन सभी का जो है एक ऑर्डर की तरह काम कर रहे होंगे, ऑर्डर मैनर में कर रहे होंगे। तो उन सभी को हम क्या करते हैं, यह कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट। अब इसमें क्या है, सिंक्रोनाइजिंग ऑफ में कौन कौन सी चीज आ गई, अमाउंट, कितना प्रोडक्शन अमाउंट होगा, कितने समय में, किस तरह के क्वालिटी है, ठीक है, of execution, so that their united efforts lead to a stated objective। उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, namely common purpose of the enterprise या common objectives, common goals। ये किसके द्वारा दिया गया है, थियो हेमेन के द्वारा। कम से कम 2 ऑथर्स के डेफिनेशंस को आप रीड करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि इस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन। वहां पे हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशंस में जो है डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये इन पर डिपेंडेंट होगा, ये इन पर डिपेंडेंट होगा। इंडिविजुअल्स जो है डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा और डिपार्टमेंट जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ऐसा क्यों कहा गया, तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो है डिपार्टमेंट इंडिविजुअल को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट से रिसोर्सेस चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए कि उन्हें अभी जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, उस प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट तैयार करना है ये हमें मालूम ही ना हो, क्या हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर पाएंगे, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है और रिसोर्सेज, और ये इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज कौन देगा, डिपार्टमेंट देगा। हाँ, और यह जब इंडिविजुअल्स जब उस टास्क को पूरा कर पाएगा तो वह इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल्स फिर क्या करेगा, इंडिविजुअल्स जो है डिपार्टमेंट को सौंप देगा और इस कोऑर्डिनेशन में वेरियस डिपार्टमेंट उन सभी प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, पहले सिंक्रोनाइज करेंगे जो कि सब कोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज। थस मैनेजर्स नीड टू रिकॉन्साइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, effort or interest. At the same time, there is a need of harmonize individual goals and organizational goals. तो इसी समय में जो है किस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को भी क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब ध्यान से देखना है कि इसमें और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हो गए, तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या है, ग्रोथ इन साइज। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ इन साइज। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शंस करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अब तीसरा जो है हमारा यहाँ पे हो गया, तीसरा क्या है, आपके पास किताब है ना, तीसरा है स्पेशलाइजेशन। तीसरा क्या देखे हम लोग, स्पेशलाइजेशंस देखे और स्पेशलाइजेशंस देख लिए। और तो फिर चौथा क्या है, चौथा आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला ग्रोथ इन साइज है, पहला क्या है, ग्रोथ इन साइज है। और दूसरा क्या है आपका कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा मेरा हो जाएगा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब ग्रोथ इन साइज, तो ग्रोथ इन साइज के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशंस क्या देखते हैं,
So as organizations grow in size, the number of people employed by the organization also increases. तो ये बातें आप समझ पाई होंगी कि जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा उसी प्रकार से हमें उनमें जो है नंबर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बढ़ाने होंगे। सीधी सी बात है। एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स। तो इस समय जो है जब हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हो जाएंगे तो हमें जो है दिक्कतें आएंगी उनसे क्या करने में, इंटीग्रेट करने में, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट और उनके एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने में जो है परेशानियां होंगी। तो ऑल इंडिविजुअल्स, तो क्यों परेशानियां होंगी? क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स के डिफरेंट हैबिट्स होंगे काम करने के। कोई दिन में काम करना चाहता है, कोई रात में काम करना चाहता है, ये भी बात समझ सकते हैं आप। सबके अलग अलग बैकग्राउंड, सब इंडिविजुअल्स जो है क्या होगा, सिमिलर बैकग्राउंड से तो होगा नहीं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होगा, है? उनके सिचुएशंस भी अलग अलग होंगे, उनके रिलेशनशिप्स जो है औरों से अलग हो सकता है। कोई जो है बहुत ही क्या कह सकते हैं मीठा बोलता है और कोई बहुत आदमी जो है सीधी बात करता है, नो बकवास करता है, तीखा बोलता है। यानी कहने का मतलब कि औरों को के सामने अगर सही बोल दिया तो तुरंत सामने वाला गुस्सा हो जाए, इस टाइप का बात होता है। कुछ लोग जो है हमने देखा कि कुछ लोग जो है सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अकेले में ही मस्त रहते हैं। तो ये सभी अलग अलग क्या हो गए, पर्सपेक्टिव्स भी हो गए। एक तरह से सभी के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हैबिट्स हो सकते हैं। सभी का जो है बैकग्राउंड अप्रोच जो है अलग हो सकता है, उनका रिलेशनशिप अलग हो सकता है, ठीक है, औरों के साथ। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल वर्क्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी बन जाता है कि हमारे इंडिविजुअल्स जो है कॉमन गोल्स के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता लगाना है ना। बट एम्प्लॉयज मे हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स ऑल्सो। और इसमें इस क्रम में हमें यह भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज, जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज के अपने भी कुछ न कुछ क्या होंगे, गोल्स होंगे। Therefore, organizational efficiency is important to harmonize individual goals and इस वजह से कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है कि वह ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ साथ इंडिविजुअल गोल्स को भी पूरा करे। और यह तभी संभव हो सकता है, कैसे, कोऑर्डिनेशन की मदद से। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे हमने 5 फंक्शंस देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सभी का जो है काम भी अलग अलग है, डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, यानी फंक्शंस अलग अलग है। तो फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, या डिवीजन आप कह सकती हैं। नेक्स्ट पेज में है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। एंड सेक्शंस क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स में बटे हुए होते हैं, डिविजन्स में बटे हुए होते हैं और सेक्शंस में। In an organization there are separate departments, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। All these departments may have their own objectives. इन सभी डिपार्टमेंट्स का अपना ऑब्जेक्टिव्स होगा,
पॉलिसीज होगा, उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। एक एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या है, कि वह जो है और जैसे ही डिस्काउंट ऑफर करे तो क्या होगा, इंक्रीज सेल करेगा, यानी 10% डिस्काउंट देगा, ऑफर करेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि सेल इंक्रीज होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम 100 रुपए में बेच रहे थे, अब 90 में बेचेंगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव यह है, किसका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, कि ये 90 रुपीज जब हमने किया तो हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा बिके। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में नॉट अप्रूव, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे क्या कहेगा, भैया नहीं करो, लॉस हो जाएंगे, हो सकता है। सच डिस्काउंट्स एज इट मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू, कहने का मतलब लॉस हो जाएंगे, या प्रॉफिट, हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। इस वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, इसे अलाउ नहीं करता। तो बीच का कोई रास्ता अपनाएगा, कहेगा कि भैया जो है 100 रुपए का प्रोडक्ट 95 में बेच दो। जब ये 100 रुपए का 95 में बेचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे। तो जो है यहाँ पे दोनों का दोनों डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कौन सा डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये दोनों अगर एग्री कर जाता है, एग्री कर गया, यानी कहने का मतलब चलो भैया 95 में ही उस प्रोडक्ट को बेच आते हैं, तो इसी को हमने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन। समझ पा रही है? घर में भी कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो कुछ लोग उसके लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते हैं, तो क्या होता है वहां पे कोऑर्डिनेशन सही नहीं होने की वजह से हमारा काम खराब हो जाएगा। जब सभी लोग एक काम के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं, कहने का मतलब सभी लोग एग्री हो जाते हैं, तो वह काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरा कर पाते हैं। तो these kinds of conflict arise in organizations because each unit department is performing activities। तो कहता है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में इस वजह से हो पाया, क्यों कि जो है इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट के फंक्शंस अलग अलग हैं, दोनों डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं, इस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो क्या करेगा, अब कहता है कि इन आइसोलेशन फॉर्म, आइसोलेशन, आइसो शब्द का मतलब होता है क्या, आपने देखा होगा एक ट्रेंगल होता है, एक ट्रेंगल होता है जिसके कि दो साइड जो होते हैं सेम होते हैं, तो इसे हमने नाम दिया है आइसोसेलस ट्रेंगल। इसका नाम सुने हैं, आइसोसेलस ट्रेंगल का नाम? तो इस आइसोसेलस ट्रेंगल का नाम सुने ही है। तो क्या है कि दोनों साइड जो है इसके इक्वल होते हैं, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट जो है अगर एग्री कर जाता तो इसी को कहा गया आइसोलेशन फॉर्म्स। तो मतलब कि बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड बिकम जो है अगर खत्म हो जाए तो जो है बीच का रास्ता जो निकलेगा तो वह जो है क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करेगा और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करेगा। यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी कह सकते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। बात समझ पा रही है? हाँ। ओ ठीक है। तो फ्रॉम अदर्स एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड बिकमिंग मोर रिजिड, अगर नहीं सुनेगा तो क्या होगा, जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए
However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other. जबकि सभी डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए, और किस चीज के लिए, उसके एक्टिविटीज के लिए। द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी, कहने का मतलब यहाँ पे बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम 100 का सामान जो है 90 में बेच रहे हैं। अगर बिना बताए अगर कर देगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और यह कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन दूसरे का क्या होगा, नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। इससे हमारे कॉमन गोल्स पे भी क्या होंगे, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इस वजह से द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना है। और यह तभी संभव है जब दोनों डिपार्टमेंट या अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो है कैसा होगा, रिलेशन, कोऑर्डिनेशन सही होंगे, अच्छे रिलेशंस होंगे तभी। अब लास्ट है स्पेशलाइजेशंस। कोऑर्डिनेशंस का आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशंस मतलब किसी एक काम में जो है पूर्ण है वो, है ना, स्पेशलिटी होगी। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशंस। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करेगा तो वो मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बात समझ पा रही है? तो specializations arises out of complexities of modern technology and the diversity of tasks to be performed। तो स्पेशलाइजेशंस में जो है उन्हें सारे, कहने का मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में और अलग अलग टास्क के जो डाइवर्सिटी ऑफ टास्क हैं सभी के बारे में उन्हें क्या हो, मालूम, जानकारी हो। ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर, नेक्स्ट पेज, organizations therefore need to employ a number of, तो वे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। स्पेशलिस्ट्स usually think that the only are qualified to evaluate। स्पेशलिस्ट्स की वहां पर क्या जरूरत है, तो वह इवेलुएट करेंगे, साथ ही साथ जज करेंगे, डिसाइड करेंगे। बात समझ में आई? स्पेशलिस्ट का क्या काम है कि उनका यही तीनों काम है कि इवेलुएट करना। 100 का चीज जो है 90 में करेंगे तो हो सकता है ज्यादा नुकसान हो, तो चलो 95 में बेच दिए। तो ये इवेलुएशन तभी हो पाएगा जब कोई स्पेशलिस्ट होंगे कि दोनों की बात को क्या कर दिया, बीच में रख दिया, एग्री करवा दिया। According to the professional criteria, they do not take advice और सजेशंस फ्रॉम अदर्स। ये सभी दूसरों से क्या करते हैं, एडवाइस और सजेशंस नहीं लेते इन मैटर्स ऑफ पर्टेनिंग टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। This often leads to conflict among different specialists as well as others in the organizations। अगर लेंगे तो क्या होगा कि फिर conflictions की बात हो जाएगी। तो some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest or opinions of the specialists। तो कई इस वजह से कोऑर्डिनेशन में क्या है, ये इंडिपेंडेंट रखते हैं। इंटरडिपेंडेंट रखेंगे तो फिर ये सलाह लेंगे किसी से और वह सलाह उनको पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दोनों में बहस छिड़ जाएगी। अब फिर जो है क्या होगा कि जो जिस उद्देश्य के लिए स्पेशलिस्ट को रखा गया है वह ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा।
ठीक है, ये भी पढ़ ही लेते हैं, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। यहाँ तक में समझने में कोई परेशानी है, ये बताइए। यहाँ तक में कोई परेशानी है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो पीछे थोड़ा बचा हुआ है वो देख लेंगे। Even as you read this chapter, the organization and its management are changing. As boundaries between cultures and nations get blurred and new communication technology makes it possible to think of the world as a global village. The scope of ये मॉडर्न का है कि आज जो है पहले की तुलना में कितना आसान हो चुका है ये काम एक तरह से। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोगों को हर चीज का खबर मिल जाता है किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल रिलेशनशिप इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। अब ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज टू बी मैनेज्ड इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसे जो है कैसे मैनेज किए जाते हैं, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इसे काम किया जाता है। यानी कहने का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि आज के समय में हमें घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाती है, तो उसे जो है हमें जज करना, इवेल्युएट करना, डिसीजंस लेना थोड़ा आसान हो गया है। कई सारे बड़े फैसले में हम जो है कॉम्प्लिकेशंस भी महसूस करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, है ना। तो दोनों बातें हो गई, कुछ आसान भी हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को क्या है, एक तरह से समझ लेते हैं कि एक मोबाइल किसी को खरीदना है, तो वो घर बैठे ही डिफरेंट मोबाइल को चेक कर लेता है और वह फीचर्स उसके जान लेता है कि कौन कौन किस मोबाइल में कौन सा फीचर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वह मैनेज कर लेता है। तो आसान हो गया है। अब जो है जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि वह इसमें उलझ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है इसका बिहेवियर। ठीक है, लेकिन पहले के समय से बहुत हद तक कहा जा सकता है कि जो है यह आसान है, हो गया है। और चैलेंजिंग भी कह सकते हैं आप, क्योंकि पहले हमको लिमिटेड पर्सपेक्टिव पर ही सोचना पड़ता था, अब हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर सोचना है। तो डाइवर्सन क्या है, बहुत ज्यादा हो गया इसका, इस वजह से इसे कॉम्प्लेक्स कहा गया। ठीक है, अब बचा हुआ है यहाँ पर, इधर कुछ बचा था क्या, हाँ, डब्बा वालाज का एक आर्टिकल्स टाइप का ही है, देख लेते हैं इसे। डब्बा वाला एक्सीलेंस द कोऑर्डिनेशन, इसमें जो है एक्सीलेंसी बताई गई है कोऑर्डिनेशन की। तो अब देखिए क्या है, एक सेकेंड। तो डब्बा वाला एक्सीलेंसी थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं, द डब्बा वाला ऑफ मुंबई is the story of a six sigma business enterprise. Six sigma of business enterprise के जो ऑनर होंगे, तो डब्बा वाला जिनका नाम है उनके बारे में बताया गया है। The success of the business lines is the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day.
ये बिजनेस लाइन जो है इनका कॉम्प्लेक्स तो होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जो है इसे मुमकिन बनाते हुए चल रहे हैं। What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? इनका जो है सीक्रेट क्या है? अब देखिए सीक्रेट को, इसको क्या किया जा रहा है, इनक्लोज किया जा रहा है लोगों के सामने। तो द स्टोरी ऑफ द डब्बा वालाज बिगिन इन द किचन्स। डब्बा वाला एक तरह का क्या है, टिफिन बॉक्स शायद होगा, है ना। वो जो है टिफिन को पैक करके लोगों को सप्लाई करता होगा, शायद ऐसा ही कहानी हो। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किचन भी शब्द हो गया। तो डब्बा वालाज बिगिन इन द किचन ऑफ मुंबई। ये कहाँ से शुरू होता है, शुरुआत होती है इसकी कहानी मुंबई के किचन से, ठीक है। आफ्टर दे स्टेप आउट ऑफ देयर डोर, someone begins the time consuming process of preparing the worker a fresh home cooked lunch। अब क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह क्या होते हैं, ऑफिस के काम के वजह से, ऑफिस के प्रेशर में की वजह से अपने घर का खाना होम कुक्ड लंच नहीं ले जा पाते, नहीं प्रिपेयर कर पाते, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। कौन है सर, होम कुक्ड लंच। What happens next for demonstrates the coordinations of the डब्बा वाला सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया कि जो है लोगों को जो है पहुंचाना शुरू किया, ऑफिस जो है डब्बा पहुंचाने का काम किया है। देखते हैं यहाँ पर इसके लिए इन्होंने क्या डिमोन्स्ट्रेट किया। तो द फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफिन फ्रॉम होम। सबसे पहले डब्बा वाला क्या करते हैं, होम से, घर से टिफिन को उठाते हैं, टेक्स इट इनटू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से। फिर जो है द सेकेंड डब्बा वाला, पहला काम क्या हुआ, वो जो है घर से उठाते हैं। घर से उठाते हैं मतलब सभी के घर नहीं जाते, जितने भी ऑफिशियल स्टाफ होंगे तो उनके रेलवे स्टेशन पर जो डब्बा दे दिया जाता है। बात समझ पा रही है, तो वहां से वे उठा लेते हैं। सबके घर जाना उनके संभव होगा भी नहीं, तब तो कितने सारे एम्प्लॉइज होंगे, तो सबके लिए एक एक दो आदमी रखना पड़ेगा। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के पास रख देते हैं और वहां से पिक कर लेता है डब्बा वाला टिफिन बॉक्स को। द सेकेंड, उसके बाद क्या करता है, द सेकेंड डब्बा वाला सॉर्ट्स आउट द डब्बास एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। फिर छांटना शुरू किया, पुट्स देम इन द लगेज कैरेज। द थर्ड वन ट्रेवल्स विद द डब्बास to the railway station nearest to the destination. The fourth one picks up dabbas from the railway station and drop them off at the office। ध्यान से समझिए, पहला डब्बा वाला जो है वो क्या करेगा, डब्बा वाला जो है क्या करेगा, वो घर से टिफिन उठाएगा, ठीक है। और वह जो है घर से टिफिन उठाया, उसके बाद जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया, वहां छोड़ दिया। वहां पर से दूसरा डब्बा वाला क्या करेगा, वहां से सॉर्ट आउट करेगा, मतलब कि उसके रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग जो है कौन से रेलवे स्टेशन पे किस डब्बा को पहुंचाना है, किस व्यक्ति को कहाँ, कौन सा डब्बा कहाँ से हम लाए हैं, उसे सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, उसके डेस्टिनेशन से। उसके बाद जो है उसे जो है पैक करेगा और लगेज कैरेज में डाल देगा। तीसरा जो है द थर्ड वन ट्रेवल्स विद द डब्बा टू द रेलवे स्टेशन। तीसरा जो है वो ट्रेवल करेगा डब्बास के साथ और नियरेस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। और चौथा वाला जो है वहां से पिक करेगा डब्बा, इस तीसरे वाली डब्बा वाले से, तीसरा डब्बा वाले से क्या होगा, वह जो है उस रेलवे स्टेशन से पहले पिक करेगा, फिर जो है उस
टिफिन बॉक्स को ऑफिस तक पहुंचाएगा। आप समझ पा रही हैं कि डब्बा वाला फर्स्ट, डब्बा वाला थर्ड और डब्बा वाला फोर्थ, 4 डब्बा वाले हैं। ये जो है सबसे पहले क्या करेगा, घर पर से टिफिन को उठाया और वहां से जो है चला नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे रख देगा। फिर वह डब्बा वाला सेकेंड जो है इस अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से पिक करेगा और जो है सॉर्ट आउट करना शुरू करेगा कि हमें कौन कौन से डब्बा जो है कौन कौन से स्टेशन से मिला है। ठीक है, फिर जो है उसे जो है क्या करेगा, अलग अलग उसके डेस्टिनेशंस के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट आउट कर दिया है। तो तीसरा डब्बा वाला वहां पर पैकिंग करेगा और उसके बाद जो है लगेज कैरेज में उसे डाल देगा। फिर जैसे ही लगेज कैरेज में गया तो आपका जो है चौथा वाला जो है रेलवे स्टेशन पे तैयार है, वो वहां से लिया और जो है वह कहाँ पहुंचा दिया, ऑफिस। इस ऑफिस में जाना है। बात समझ में आई? हेलो, हेलो, ये बात समझ पाए? हाँ सर। हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो कहने का मतलब, अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई भी जो है अपने समय पर काम ना करे, ठीक है, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन, ये जो चेन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही सामान पहुंच रहा है। ध्यान से देखिए, केवल जो है हाँ। एक डब्बा वाला यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है, और वो कहीं और जा नहीं रहा है। इसने क्या किया, इसका काम है घर से, सभी के घर से कलेक्ट करना टिफिन बॉक्स, ठीक है, और वो जो है यहाँ पर लेते आया। मतलब उसने जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया, वहां से जो इकट्ठा किया उसको सॉर्ट आउट किया कि हमको कहाँ कहाँ भेजना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट आउट कर दिया। सॉर्ट आउट करने के बाद ये क्या करेगा, टिफिन में जो भी चीज डालना है खाने वाने का तो डालेगा ही, फिर जो है उसको लगेज कैरियर में, लगेज कैरेज में जो है डाल देगा। और चौथा वाला जो है तैयार है, वो अपने जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उस जगह पर एक चौथा डब्बा वाला तैयार है, वहां से पहले उठा लेगा, फिर जो है ऑफिस पहुंचा देगा। तो अगर कोई भी पर्सन सही समय पर अपने स्थान पर, अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि आगे का काम जो है खत्म। समझ पा रहे हैं? और इसी चीज ये जो है किसकी वजह से हो पा रहा है, राइट इंफॉर्मेशन की वजह से और राइट अप्रोच की वजह से ये कोऑर्डिनेशन मुमकिन हो पा रहा है। नहीं तो क्या होगा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसी को कोऑर्डिनेशन कहा गया है। देख पा रही है? ठीक है। बेस्ट एग्जांपल था कोऑर्डिनेशन का कि ये, वैसे तो हम लोग सब्जी वाला भी समझ चुके हैं, कल भी हम लोगों ने छोटा छोटा घर में भी हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन से नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा, ऐसा बात होता है। खैर, तो यहाँ पे बाय मिड मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डब्बा वालास, ध्यान से देखिए, थाउजेंड्स ऑफ डब्बा वालास जो है बाईसाइकिलिंग करके वो थ्रू द स्ट्रीट मुंबई रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा। ऐसा हो सकता है, स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, इंश्योरिंग ए हॉट होम कुक्ड लंच फॉर देयर कस्टमर्स। तो वो पैक करवाया। The whole tiffin distribution requires negligible technology. यहाँ पर क्या एक भी टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग जोमेटो फलना ढिकाना ये सब देखते हैं, तो ऐसा तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
केवल जो है ह्यूमन वर्क काम कर रहे हैं, ह्यूमन फोर्स लग रहा है ना। आदमी जो है साइकिल उठाया, जैसे क्या होता है पेपर ही जो है घर घर बंटते हैं। पेपर वाले को देखें आप, पेपर वाला जो है वो हर रोज सेम टाइम पर पेपर डालने आ जाता है। अब ध्यान से देखिए तो पेपर जो है अब जिस दिन नहीं आता है इसका मतलब क्या है, या तो वह बीमार है या तो जो है क्या है कि पेपर ही नहीं आया। दो वजह होते हैं, हाँ? दो ही एजम्पशंस हम लोग करते हैं, या तो पेपर आया नहीं यानी पेपर हड़ताल होगा, पेपर बंद होगा, या कोई जो है नेशनल हॉलीडे होंगे इस वजह से जो है पेपर नहीं आया, या दूसरा जो है पेपर वाले की तबीयत खराब होगी, यही मानते हैं, या कोई और काम में चला गया वो, यही कहते हैं। तो वह कैसे पेपर उठाता है, तो वो रेलवे स्टेशन से ही सुबह सुबह उठ करके जो है पहले वहां से कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद जो है सबसे पहले उसके बाद वो क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है कि किस जोन में हमें कौन सी किसको भेजना है। समझ पा रही है, इस एरियाज में कोई और पेपर भी बांटेगा, उस एरियाज में कोई और बांटेगा। समझ पा रहे, एरिया वाइज उसने क्या किया, पेपर वाले को पेपर सौंप दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस पेपर को, क्या भी कोऑर्डिनेशन का ही काम है यहाँ पे भी, तो उस पेपर को वह क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को क्या दे आएगा। ये भी एक एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन का। तो लंच फॉर देयर कस्टमर, द होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी, कोई सा भी टेक्नोलॉजी नहीं लगा, केवल जो है तो यहाँ पे लोगों में क्या है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। द डब्बा वालास रिलाई ऑन लो कैपिटल एंड, शुरुआत कितने से किया था, कम बजट से, और अभी भी कम बजट ही होगा। और किस में यूज करता है, यूज साइकिल्स, वुडन कैरेज एंड लोकल ट्रेन। वुडन कैरेज का काम करता है जिसमें कि वह टिफिन बॉक्स को रख सके, और लोकल ट्रेन के माध्यम से वह अपने टारगेट तक को अचीव करता है, पहुंचाता है। There are several groups that work independently and network which each other to achieve their goals. तो कई सारे ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं या चेन बना करके, नेटवर्क बना करके, या कह सकते हैं या चेन बना करके जो है काम करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। Each area is divided into several small distribution sectors and each sector is handled by a particular person. तो हर एरियाज को जो है छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट दिया जाता है और उन सेक्टर्स को किसी एक इंसान के ऊपर सौंप दिया जाता है। इसमें देखते होंगे कि आपके एरियाज में कोई और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरे के एरियाज में कोई और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये एरिया वाइज जो है बट जाता है। द पर्सन अंडरस्टैंड द एड्रेस इन द लोकेलिटी वेरी वेल। लोकल एरियाज के कोई लोग रहते हैं तो वे जो है लोकल एड्रेस को बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और वह अपने रोज काम को प्रैक्टिस से परफेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। Many new employees work for months under the guidance of their seniors. तो कई सारी एम्प्लॉयज होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक महीने तक जो नए एम्प्लॉयज होंगे वह एक महीने तक जो है किसी और मतलब अपने सीनियर्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं ताकि उन्हें सारा जो है मैकेनिज्म समझ में आ जाए, ताकि वह उस काम को फिर नेक्स्ट टाइम से अगले बार से खुद कर पाए। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, पंक्चुअलिटी, मतलब रोज काम कर रहा है, रोज इसका है अटेंडेंस है। टाइम मैनेजमेंट, समय पर सारे काम कर रहे हैं। यही तो एजेंडा की वजह से डब्बा वाला जो है टॉप पे पहुंच गया।
और आज जो है करीबन सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। वाट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, डब्बा वाला कभी भी जो है लेट नहीं होता, यहाँ तक कि एक भी मिनट लेट नहीं, एक राइट टाइम पे। यह क्या चीज को शो करता है? पंक्चुअलिटी को और टाइम मैनेजमेंट को। क्लियर है यहां तक? बताइए। क्लियर मैनेजमेंट है। इन द 21st सेंचुरी। अब यहाँ पर क्या क्या आ गया? वैसे ही तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ना है। तो इवन एज यू रीड दिस चैप्टर द ऑर्गेनाइजेशन and its management are changing. तो as boundaries between cultures and nations get blurred, ऊपर का ही छाप रहा है अभी, यहाँ तक छाप दिया। आगे बढ़ते हैं। A global manager today is one who possesses what can be termed as hard types of skills as well as softer types of skills। मतलब कहने का मतलब दोनों तरह के हार्डर भी होते हैं और सॉफ्टर भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो मन से हार्डर सॉफ्टर नहीं। आपने नाम सुना होगा, एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। नाम सुना है सॉफ्ट कॉपी के बारे में? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सुने हैं? हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जो आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है किताब, वो हार्ड कॉपी कहलाता है उस किताब का। और ये जो अभी हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, तो यह क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, इसे टच नहीं किया जा सकता। आपने यही तो जाना होगा ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी पढ़ी है ना? तो एक हो गया हार्ड स्किल्स और दूसरा सॉफ्टर टाइप्स ऑफ स्किल्स। मैंने दोनों तरह के हैबिट्स को उनको रखना होगा, तभी वह जो है, यानी कहने का मतलब कोई इंसान जो है ग्लोबल मैनेजर तभी हो सकता है जब दोनों टर्म को, दोनों स्किल्स उसके पास हो, हार्ड वर्क भी हो, सॉफ्ट वर्क भी हो। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी उन्हें इस अच्छी पकड़ हो, स्किल्स हो। मैनेजर्स हु अंडरस्टैंड एनालिसिस, स्ट्रेटजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर स्टिल गोइंग टू बी नीडेड, but extremely critical to the global success are people who understand how terms work or how organizations work, how people are motivated। तो अब ध्यान से समझिए कि अगर हमको कोई काम करना हो तो वह तो सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, लेकिन हार्डर में क्या होगा कि आप जो है फिजिकली प्रेजेंस होकर के आप यह देखेंगे कि कैसे जो है वर्क को किए जाते हैं, टीम कैसे वर्क काम कर रही है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है या किया जा रहा है। ये हो गया हार्ड। और सॉफ्ट में जितने भी काम हो रहे हैं तो वह जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, है ना? कर कौन रहा है? लोग कर रहा है, तो वह हो गया हार्डर। तो जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, तो वह हार्ड कहलाएगा। और दूसरा जो है जिसे खाली महसूस किया जा सकता है, उसे आप कहेंगे सॉफ्ट। A manager who really understands different cultures should be able to work in the West European non-English speaking country, then move to developing country like Malaysia or Kenya, and then be transferred to an office based in New York, USA, and be almost immediately productive in all three places। एक सेकेंड, ये क्या हो गया?
तो हम कह रहे थे कि a manager who really understands different cultures should be able to work in the West Europe। जो डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो वह जो है क्या हो जाएगा, एबल हो सकता है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ के कल्चर्स को जानता है। देन मूव टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक मलेशिया, केनिया एंड देन बी ट्रांसफर्ड इतना ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रोडक्टिव इन ऑल थ्री। मतलब उसके डिफरेंट कल्चर्स को अगर वह अंडरस्टैंड करने में, समझने में सक्षम है, तो जो है समझता है, तो वह जो है किसी भी कंट्रीज में होगा तो वह उन जगहों के ऑफिस को वह क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। नहीं जानता होगा वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के भाषा, तो क्या होंगे, उसे परेशानियां होंगी, है या नहीं। It can thus be understood that the role of global manager has evolved in much the same way the global industry and economy have evolved। तो कहा गया कि जैसे ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल इकोनॉमी जिस प्रकार से इवॉल्व हुए, उसी तरीके से ग्लोबल मैनेजर भी आज के समय में जो है इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि उनको जो है हर तरह के ग्लोबल शब्द जुड़ जाने की वजह से, ग्लोबल शब्द जुड़ जाने की वजह से उनको देश के हर कोने की जानकारी जरूरी है, होनी चाहिए, है या नहीं। हाँ। तभी तो ये क्या होंगे, ग्लोबल मैनेजर कहलाएंगे। It has changed from being a single dimensional role in a difficult It has changed from being a single dimensional role। यदि वह किसी एक ही चीज पे फिक्स रहेंगे तो क्या होगा, उनको बड़ी परेशानी होंगी, वहाँ के कल्चर नहीं समझ पाएंगे, तो जो है अच्छे तरीके से वह अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रन नहीं कर पाएंगे। और ग्लोबल में क्या हो गया कि वह जो है अगर सारे चीजों के बारे में, देश के हर कोने की जानकारी रखते होंगे, तो वह किसी भी कोने में रहेंगे तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो यह इस वजह से आज के समय में ग्लोबल मैनेजर की क्या है, जरूरत है ना। बात समझ में आई। अगर किसी भिखारी को भेज दिया जाए केरला वाले एरियाज में, केरला में काम करने के लिए, और उसे इंग्लिश नहीं आती होगी, तो क्या वह वहां पर काम कर पाएगा? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। तो सेम ही लॉजिक जो है आपका मैनेजर के साथ भी होता है कि वहाँ के कल्चर्स, अगर वह काम करेगा कब, जब उसको वहाँ की सारी यानी कल्चर्स जो है पता होंगे, यानी वहाँ की भाषाएं पता होंगी, तो जो है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम मैनेजर के साथ भी कह सकते हैं, है या नहीं, बताइए। समझे। तो सिंगल डाइवर्स कॉम्बिनेशन ये सभी हो गए, सॉफ्ट मैनेजमेंट एंड पीपल स्किल्स एबिलिटी। यहाँ तक में कोई दिक्कत बताइए। नहीं तो बोल तो रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है इनको, क्या बोल रहे हैं आप ही जानिए। आवाज नहीं आ रही है, बोले। कंसेप्ट ये समरी एक बार देख लेना है,
अब हमको नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ है, नहीं सुनाई दे रहा। और बाकी देख सर रहे हैं क्वेश्चन आप? आंसर करेंगे खुद से। माइक की जगह पे ब्लिंक करता है, हम समझ रहे हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? तो ये हमको लगता है अब इसमें कुछ बताना तो है नहीं। अब जो है आपका काम रहेगा क्या, इसको बढ़िया से तैयार करना, नोट्स बनाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो आपको समरी से भी मिल जाएंगे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैसे पिछले वाले में देखिए, तो ये आपका कंसेप्ट बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये भी पढ़ ही लेते हैं थोड़ी देर। तो मैनेजमेंट के बारे में क्या जाने थे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किस चीज का, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारी जो है प्रोसेस है, 5 प्रोसेस जाने। The enterprise resources efficiently and effectively for achieving the goals of the organizations। तो कोई भी संस्था अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जो है गोल्स को अचीव करती है, और उस अचीव करने में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, और वह मैनेजमेंट जो है इन 5 प्रोसेस से होते हुए गुजरता है। फिर हमने जाना कि इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस को में टी दिख रहा है, इस वजह से हम देखेंगे कि हमें जो है क्या है कि सही तरीके से टास्क को जो है क्या करना है, सही समय पर जो है इसे पूरा करना है। तो दूसरी बातों ने हम लोगों ने जाना है एफिशिएंसी, सी दिख रहा है तो सी फॉर कॉस्ट और सी फॉर करेक्टली। टी यहाँ दिख रहा है तो टी से आप टास्क कह सकती है। ठीक है, टी से टास्क, इफेक्टिवली मतलब टास्क जो है राइट टास्क करना, जो काम हमें सौंपा गया है वही काम करना। एफिशिएंसी यानी मिनिमम कॉस्ट पे रखते हुए, मतलब कम कीमतों पर हम सही प्रोडक्ट्स और सही तरीके से पूरा कर पाए, ये इफिशिएंसी को बताता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर जो है परवेसिव नेचर का, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक और टेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल या इंडिविजुअल। फिर क्या है आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को यानी ग्रुप गोल्स को भी ये करता है, अचीव करने में मदद करता है। दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ये पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट बातें जानी हम लोगों ने कि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका या अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसके नेचर्स, मैनेजमेंट जो है क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसे कि साइंस कहा जाता है, और इट्स स्किलफुल एप्लीकेशन, जिसे हम लोग आर्ट कहते हैं।
जबकि ये दोनों प्रोफेशन को रिलेट करता है। साइंस अलग प्रोफेशन है, आर्ट अलग प्रोफेशन है। जो है मैनेजमेंट प्रोफेशंस के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। लेवल्स में 3 लेवल्स जाने थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और आपका जो है लास्ट हो गया ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं, जैसे सीईओ, सीओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी उसके अंतर्गत आते थे। ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज के ऊपर फोकस करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को एफर्टफुली जो है काम पूरा हो रहा है या नहीं, इसको अचीव करने में अपनी भूमिका निभाएगा। सुपरवाइजरी में वो क्या करेगा, वर्क फोर्स के ऊपर जो है ध्यान रखेगा। इसके बाद हमने जाना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जितने प्रोसेस उतने फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस। लास्ट जो है कोऑर्डिनेशंस पढ़ा। कोऑर्डिनेशंस क्या है को फाइनली हम लोगों ने जाना कि जो है ये सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से ये मैनेजमेंट का इसेंस कहलाता है। इसे जो है सेपरेट फंक्शंस नहीं कहते। इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शंस, ये यूनिटी ऑफ एक्शंस को अचीव करता है। और ये जो है अलग अलग एक्टिविटीज में ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ तक में आज ये समाप्ति हो गई इस चैप्टर की। अब बताइए क्या कहना है, कुछ कहना है? माइक उस समय काम नहीं कर रहा था आपका, अभी क्या बताऊं? सर बोलिए। ये बोले इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है, ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इसको कंप्लीट करके हम कब तक भेजेंगे? पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है ना अभी और क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे, ठीक है? उसको पूरा करना है, और जब लिख लिए होंगे तब फिर हम भेज देंगे, ठीक है? लिख लीजिएगा तब, और उसके बाद आप मैसेज कर दीजिएगा या बोल दीजिएगा कि सर हाँ लिख लीजिए जितना आप लिखने बोले थे। उसके बाद जो उसके बाद जब होगा फाइनल तब हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सा थोड़े है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस खाली थोड़ी देखना है। पढ़ना एनसीईआरटी से है और आंसर्स भी एनसीईआरटी बुक से खोज करके आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम बहुत दुनिया भर का दे देंगे आपको। पहले जितना भेजे थे वो पीडीएफ, उसको आप पूरा किए? वो तो कंप्लीट आपका रख चुके हैं, लेकिन उसको पीडीएफ ही नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं हो पा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आज फिर तक क्वेश्चंस भेजते हैं आपको, ठीक? ठीक है, तो क्लास खत्म किया जाए। कोई जवाब नहीं। हाँ सर। ठीक।